गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रो पर। आज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कक्षा 12th का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम इसकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो अपना पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसको शुभारंभ आज अपन करते हैं। बात करते हैं चार्ज की। बात करते हैं अपन चार्ज की कि चार्ज क्या है। चार्ज से पहले अपन बात करें अपने सब्जेक्ट के नाम की। जैसे अपना सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यदि अपन बोलें कि अपन प्रकृति में क्या देखते हैं या अपने को प्रकृति में क्या दिखाई देता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर हमें आपके पीछे ये बोर्ड और ये दो दीवार है वो दिखाई दे रही है। फिर मैं कहूंगा कि आपके आसपास क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि हमारे आसपास तो टेबल कुर्सी है, पेन है, कॉपी है, अपना बैग है, और जो सन या विंडो से जो लाइट आ रही है वो हमें दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है। तो अपन बात करें कि प्रकृति में हमें क्या दिखाई दिया, तो एक जो जिसे अपन छू सकते हैं, एक जिसे अपन महसूस कर सकते हैं। दो चीजें हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि यदि अपन कहना चाहें कि प्रकृति है वो दो चीजों से मिलकर के बनी है। पहला मैटर और दूसरा हो गया वेव्स, यानी तरंगे। पदार्थ और तरंगे दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? नेचर, प्रकृति का निर्माण करते हैं। एक जिसे अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा वेव्स, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे सन से जो लाइट आ रही है उन्हें अपन देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। सर्दियों में अपन हीटर की जो वेव्स हैं, गर्म वेव, उन्हें अपन महसूस करते हैं। वो क्या है? तरंगे हैं। मैटर की भी एक प्रॉपर्टी है। वेव्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि उनके पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? वेव्स की प्रॉपर्टीज है। मैटर की भी अपनी क्या है? प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है। ये एरिया कवर करते हैं, क्षेत्रफल को घेरते हैं। जैसे एक टेबल है, टेबल क्या है? एक मैटर है। तो टेबल को अपन कहीं भी रखें तो उसने अपना एक क्षेत्र का या स्थान घेरा हुआ है। तो ये क्या है? मैटर की एक प्रॉपर्टी है। मैटर के पास एक अन्य प्रॉपर्टी भी होती है। वो ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके कारण एक मैटर दूसरे मैटर पर फोर्स अप्लाई कर सकता है या बल लगा सकता है। एक मैटर दूसरे मैटर पर बल लगा सकता है या फोर्स अप्लाई कर सकता है। मैटर के पास यदि वो प्रॉपर्टी ज्यादा है तो मैटर दूसरे मैटर पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। यदि मैटर के पास वो गुण कम है तो वो कम फोर्स लगाएगा। जैसे अपन आकाश की ओर देखते हैं तो अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो सन है और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम जानते हैं कि जो सन का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा है और पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी प्रकार कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से ज्यादा है। इसी प्रकार
प्रत्येक पार्टिकल मैटर चाहे छोटा हो या बड़े से बड़ा, सूर्य के बराबर हो या सूर्य से भी बड़ा हो, प्रत्येक मैटर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स का जो कारण है वो कारण है, जैसे मैं नाम इसका ले चुका हूं, वो है मास, द्रव्यमान। यदि द्रव्यमान किसी मैटर के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, यदि द्रव्यमान उस किसी मैटर के पास कम है तो वो कम फोर्स लगाएगा। द्रव्यमान यदि ज्यादा है तो द्रव्यमान ज्यादा फोर्स, मैटर ज्यादा फोर्स लगाएगा। यदि कम द्रव्यमान का कोई पिंड है या कोई वस्तु है तो वो कम फोर्स लगाएगा। यही कारण है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा वो अपने चारों ओर चक्कर लगवाएगा, और जो जिसका द्रव्यमान कम है वो चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है मास, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, एक दूसरे पिंड पर या दूसरे मैटर पर क्या है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, वो क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास क्या है, मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पदार्थ की क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो मैटर के पास मास है, मास क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो एक फोर्स लगाएगा। ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम है तो कम फोर्स लगाएगा। जैसे अपन बात करें ये चौक है, क्या यह चौक क्या किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा रही है, तो कहेंगे हाँ फोर्स लगा रही है। हाँ ये जरूर है कि ये अपने को दिखाई नहीं देता, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में इसका द्रव्यमान ना के बराबर है, या कहें बहुत ही कम है। अब मैटर के पास मास है जिसके कारण वो फोर्स लगाता है। मैटर के पास मास होने के कारण वो कौन सा फोर्स लगाता है, तो उसका नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी मैटर के पास मास है, मास के कारण कौन सा फोर्स लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। यानी कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन है वो क्या है, मैटर के पास मास है, यानी मास के कारण ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। मास यदि ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, मास यदि कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की भी एक प्रकृति होती है कि ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। प्रकृति कौन सी होती है इसकी, केवल अट्रैक्टिव। प्रकृति ये केवल दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या हो गया, मास। कि मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। और कौन इसकी प्रकृति क्या है, आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति। अब प्रकृति में ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा गया, प्रकृति में ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा गया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यो सब का रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या है, मास है। जिसका मास कम है वो चक्कर लगाएगा, जिसका मास ज्यादा है वो चक्कर लगवाएगा। यही इसका
रीजन है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण प्रकृति। अब प्रकृति में कुछ ऐसे फोर्स भी देखे गए जो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। जैसे एक गुब्बारा लिया, उसको रगड़ा और दीवार पर चिपका दिया। एक गुब्बारा लिया, उसको रगड़ा, अच्छे तरह से रगड़ने के बाद उसको दीवार से चिपका दिया और देखा कि दीवार से गुब्बारा चिपक गया। क्या गुब्बारे का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा है? मैंने अभी अभी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन मास है, द्रव्यमान है। यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यानी इस चौक का द्रव्यमान इस चौक के द्रव्यमान से ज्यादा है तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। उसी प्रकार क्या गुब्बारे का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को फेल करते हुए वो दीवार से चिपका हुआ है। एक एग्जांपल और, जैसे अपन बचपन में एक पेन लिया, उसको रगड़ा और कागज के टुकड़ों को उठाने लग गए। क्या कागज के टुकड़ों का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा है? ये भी नहीं है। क्या इस बोर्ड का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा है? नहीं है। तो फिर ये इन दोनों किलों पर क्यों टका हुआ है? इसका रीजन क्या है कि भाई पृथ्वी के द्रव्यमान से इस बोर्ड का द्रव्यमान ना के बराबर है। इसका द्रव्यमान कितना होगा? 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक गुब्बारे का द्रव्यमान 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इसने ग्रेविटेशनल फोर्स को फेल कर दिया। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि ये कौन सा फोर्स है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फेल हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स फेल हो रहा है। प्रकृति में अपन 4 प्रकार के फोर्स पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई फोर्स और वीक न्यूक्लियाई फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये कौन सा फोर्स है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स फेल हो रहा है? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या किए? उन्होंने एक ग्लास की छड़ ली, एक ग्लास की छड़ ली। ये क्या है? ग्लास की छड़ ली, उसको रगड़ा और एक कागज के टुकड़ों को उठा करके देखा। तो जब ग्लास को रगड़ा गया तो वो ग्लास कागज के टुकड़ों को उठा सकता है। उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक की छड़ ली, उसको रगड़ा और देखा कि ये भी क्या है, कागज के टुकड़ों को उठा सकती है। इसी कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए और रगड़ रगड़ के देखा कि वो सभी क्या है, कागज के टुकड़ों को उठा रहे हैं। कागज के टुकड़ों को उठा सकते हैं। फिर एक बिना रब किया हुआ प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक लिया, बिना रब किया हुआ प्लास्टिक लिया और देखा कि क्या ये कागज के टुकड़ों को उठाता है, तो ये कागज के टुकड़ों को नहीं उठा सकता। फिर एक बिना रगड़े गिलास का टुकड़ा लिया और देखा कि क्या ये कागज के टुकड़ों को उठा सकता है, तो वो नहीं उठा पा। तो ये कौन सा फोर्स है जो केवल रगड़ने पर ही आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण आता था? द्रव्यमान के कारण। लेकिन ये वाला फोर्स कौन सा है जो केवल एक विशेष स्थिति में ही आता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को रगड़ा जाता है तभी ये फोर्स अप्लाई होता है, वरना नहीं होता है। ग्लास को रगड़ा, इसने कागज के टुकड़ों को उठाया,
प्लास्टिक को रगड़ा, इसने कागज के टुकड़ों को उठाया। जब प्लास्टिक और ग्लास को नहीं रगड़ा गया तब ये कागज के टुकड़े को नहीं उठा रहा था। तो इस वाले फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। कौन सा बल दिया? स्थिर विद्युत बल। तो ये स्थिर विद्युत बल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करता है? फेल करता है। तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ग्लास को रगड़ा, कागज के टुकड़े उठा रहा है, प्लास्टिक को रगड़ा, कागज के टुकड़े उठा रहा है। फिर और एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी एक विशेष कंडीशन है कि ये केवल रगड़ने पर ही आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो द्रव्यमान के कारण आता है, ये इसके लिए कोई विशेष कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। द्रव्यमान है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये जब वस्तु को रगड़ा नहीं गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नहीं लगता है। जब ये प्लास्टिक रगड़ने पर कागज के टुकड़ों को उठा रहा है, जब ये ग्लास के टुकड़े को रगड़ने पर ये कागज के टुकड़ों को उठा रहा है, तब वाली कंडीशन को नाम दिया गया चार्ज। कि ये जो बॉडी है, जो ग्लास बॉडी है, जो प्लास्टिक बॉडी है, ये क्या है? चार्ज्ड है, चार्ज है। अब फोर्स की जो डिस्कवर है वो किया गया। फोर्स का डिस्कवर किसके रूप में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रीजन है वो निकाल लिया गया। और रीजन क्या निकला कि इसका रीजन क्या है? चार्ज है, चार्ज है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या था? मास। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रीजन क्या निकल के आ गया कि चार्ज है। कि जब बॉडी चार्ज होगी तब वो दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी, वरना नहीं करेगी। अब एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसमें देखा गया कि जैसे ये एक ग्लास बॉडी है, ये क्या है? ग्लास बॉडी। इसको रगड़ा और एक लटका दिया, एक हैंड स्टैंड से लटका दिया। ये प्लास्टिक बॉडी है, इसको चार्ज किया गया। ये दोनों क्या है? चार्ज्ड है, दोनों ही चार्ज है। दोनों को पास पास लटकाया गया। पास पास लटकाया तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करने लगे। तो ये क्या है? आकर्षण की स्थिति। फिर देखा गया कि एक ये ग्लास बॉडी है और ये दूसरी ग्लास बॉडी है, दोनों ही क्या है? चार्ज्ड है। दोनों ही क्या है? चार्ज है। तो देखा गया कि ये इसको प्रतिकर्षित करती है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ग्लास और प्लास्टिक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ग्लास एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर एक और देखा गया कि ये एक प्लास्टिक है और ये दूसरी प्लास्टिक बॉडी है। जब दोनों को पास पास लटकाया गया, दोनों ही चार्ज्ड हैं, तो देखा गया कि ये भी क्या है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तब सोचा गया कि ये कौन सा फोर्स है जब ये भी कागज के टुकड़ों को उठा रहा है, ये वाला भी कागज के टुकड़ों को उठा रहा है, लेकिन जब दोनों को पास लाया जाता है तो दोनों आकर्षित होते हैं। यहां देखा कि ये वाला ग्लास है, कागज के टुकड़ों को उठा सकता है, चार्ज्ड है। ये वाला ग्लास भी क्या है? चार्ज्ड है, कागज के टुकड़ों को उठा सकता है। लेकिन जब दोनों को पास लाया जाता है तो दोनों प्रतिकर्षित होते हैं। यहां पर आकर्षण
यहां पर प्रतिकर्षण, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रीजन बताया गया वो चार्ज, वो दो प्रकार के फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही प्रकार का, कौन सा? आकर्षण प्रकृति का। लेकिन यहां पर दो प्रकार के फोर्स देखने को मिले और दोनों का नाम, एक तो आकर्षण, एक प्रतिकर्षण बल। कि जब समान वस्तु है तो और चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब विपरीत है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब उनके सामने एक स्थिति ये आई कि अब इन दोनों फोर्सों का नाम दे, कि भाई कुछ तो ऐसा सोचें कि दोनों अलग रखें। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स केवल एक ही प्रकार का है तो उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रीजन चार्ज है और चार्ज दो प्रकार के फोर्स लगा रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो इनका भी सोचा गया तो देखा गया कि एक्सपेरिमेंट में निकला कि जब एक ग्लास बॉडी और एक चार्ज प्लास्टिक बॉडी, जब दोनों को आपस में पास पास लाया गया, ग्लास बॉडी और प्लास्टिक बॉडी, जब दोनों को पास पास लटकाया गया, पास पास लाया गया, तो ये दोनों आकर्षित हुए। जैसे ही ये बॉडी इसके साथ संपर्क में आई तो यहां से क्या है, एक स्पार्क हुआ। क्या हुआ? स्पार्क हुआ, एक चमक बाहर निकली। ये चमक निकलने के बाद ये वाली ग्लास बॉडी न तो कागज के टुकड़ों को उठा सकती है, और ये जो प्लास्टिक बॉडी है ये भी कागज के टुकड़ों को नहीं उठा सकती। यानी जब ग्लास बॉडी और प्लास्टिक बॉडी को पास पास लाया गया तो दोनों के बीच से एक स्पार्क निकला, एक चमक बाहर निकली। उस चमक निकलने के बाद न तो ग्लास बॉडी कागज के टुकड़ों को उठा सकती है, न प्लास्टिक बॉडी कागज के टुकड़ों को उठा सकती है। इस वाली कंडीशन को नाम दिया गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की कंडीशन में ये देखा गया कि ये वाला जो कागज के टुकड़े को नहीं उठा रहा है, ये भी कागज के टुकड़े को नहीं उठा रहा है, तो और दोनों के पास अब जो फोर्स बचा है वो है 0। भाई दोनों के पास फोर्स कितना है? 0 है। तो ऐसा क्या होगा, या ऐसा कौन सा नाम दे कि जब दो बॉडीज को मिलाया जाए तो उनका सम क्या आए? 0 आए। तो मैथमेटिक्स में एक संख्या है, जैसे -1 है, +1 है, दोनों को मिला दिया जाए 0 है। -2 है, +2 को मिला दिया 0 है। -4 +4 मिला दिया 0 है। यानी एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस। तो इसी प्रकार से इन चार्ज का नाम भी क्या दे दिया? एक को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोल दिया नेगेटिव चार्ज। जब दोनों को पास लाया जाता है तो डिस्चार्ज वाली कंडीशन अपने सामने आती है। इसको बोल दिया धनावेश और इसको बोल दिया ऋणावेश। इसको बोल दिया धनावेश, इसको बोल दिया ऋणावेश। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल का जो रीजन था वो चार्ज है, और चार्ज कितने प्रकार के हो गए अपने? 2 प्रकार के, प्लस और माइनस, धनावेश और ऋणावेश। आगे बात करते हैं। चार्ज कितने आ गए अपने पास? 2। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश।
ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन था मास, द्रव्यमान। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जितना कम मास होगा, जितना कम द्रव्यमान होगा, उतना ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका रीजन था चार्ज, और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, धनावेश और ऋणावेश। प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल करते हैं। प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव हो गया। माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और माइनस प्लस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो चार्ज दो प्रकार के हो गए अपने, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षित करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रीजन क्या था, चार्ज, जिसके कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, फेल है, जो एक विशेष कंडीशन जो रब करने से आता है। अब बात करते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे दिया जा सकता है, किसी बॉडी को चार्ज कैसे दिया जा सकता है। तो उसकी वैसे तीन विधियां हैं, घर्षण विधि, संपर्क विधि और प्रेरण विधि। घर्षण विधि, संपर्क विधि और प्रेरण विधि। तो अपन आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड्स, आवेशन की विधियां। पहले घर्षण के बारे में बताते हैं आप। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को रगड़ा, रगड़ने पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन उछल करके इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इसके पास आ गया। तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा गया, भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार्ज की परिभाषा क्या है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उस पर एक भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी उत्पन्न होती है, उसे ही चार्ज कहते हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उस वस्तु पर एक भौतिक राशि उत्पन्न होती है, जिसे चार्ज कहते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो जब घर्षण किया गया तो एक इलेक्ट्रॉन है वो उछल करके यहां इसके पास आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आने पर ये बॉडी चार्ज प्लस चार्ज हो गई और ये वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। तो ये है अपनी घर्षण विधि। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां हुआ, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी बॉडी में गया है, तो बी के पास इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आया है मतलब नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के साथ साथ क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं हुआ है,
भाई इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आया होगा। यदि दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए हैं इसके पास, तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी इनके पास गया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो द्रव्यमान का ट्रांसफर भी कंफर्म होता है। यदि आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यदि आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ मास भी निकाल रहे हो, द्रव्यमान भी निकाल रहे हो। यदि आप किसी बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसको इलेक्ट्रॉन के साथ या उसके चार्ज के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी दे रहे हैं। यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज के साथ साथ उसने द्रव्यमान कितना लिया है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। इतना मास भी आपने ट्रांसफर किया है। तो जब दो वस्तुओं को रगड़ा, यहां पर ए और बी को रगड़ा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बी के पास आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज आने के साथ साथ मास का ट्रांसफर भी हो गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कंफर्म है कि मास का ट्रांसफर होगा ही होगा। यदि आपने दो निकाले हैं तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा, तीन निकाले हैं तो तीन आ जाएगा, 8 निकाले हैं तो 8 आ जाएगा, 10 निकाले हैं तो 10 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास का ट्रांसफर कंफर्म होगा। यह था अपने घर्षण विधि। अब अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं, संपर्क विधि। कि संपर्क विधि द्वारा आवेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। यदि अपन उसके चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। एक बॉडी पर चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब आपने इतना चार्ज दिया है, और द्रव्यमान कितना दिया है साथ में, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। यदि आपने इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया है तो इतना द्रव्यमान भी साथ में दिया है, और यह कंफर्म इसके साथ जाता ही जाता है। अब दूसरी विधि है अपना संपर्क विधि द्वारा आवेशन। संपर्क विधि द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट मेथड। संपर्क विधि द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट मेथड। घर्षण में अपन ने क्या पढ़ा कि यदि दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिसके साथ साथ मास का ट्रांसफर भी हो जाता है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार्ज की परिभाषा क्या थी कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उस पर एक भौतिक राशि उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, और वो भौतिक राशि कौन सी है, प्लस और माइनस भौतिक राशि उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं या आवेश कहते हैं। तो संपर्क विधि द्वारा आवेशन एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है,
ये क्या है, एक कांच की बोतल या एक कांच का जार है। यहां पर क्या लगा है, एक कॉर्क लगा है। इस पर ऊपर एक धातु की पट्टिका लगी है। इस पट्टिका से होते हुए एक तार है, चालक तार, जिसके दूसरे सिरे पर क्या है, स्वर्ण पत्रिकाएं या सोने की पत्तियां लगी हैं, स्वर्ण पत्रिका। और इस वाले उपकरण को लकड़ी के आधार पर रखा गया है, लकड़ी के आधार या लकड़ी का आधार, लकड़ी का आधार। इस वाले उपकरण को लकड़ी के आधार पर रखा गया है। यह स्वर्ण पत्रिका है। स्वर्ण पत्रिकाओं की जगह अपन एल्यूमिनियम की पत्तियां भी ले सकते हैं। ये क्या है, धातु की पट्टिका है। धातु की पट्टिका है। अब स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या कहता है कि जो आवेश आपको देना है, उस आवेश से आवेशित छड़ को आप इस धातु की पट्टिका से संपर्क करवा दीजिए। जैसे ही आप इस पट्टिका से संपर्क करवाएंगे, वो आवेश इस तार से होता हुआ इन पत्तियों पर आ जाएगा और पत्तियां क्या होंगी, फैल जाएंगी। फैलने का मतलब दूर दूर हो जाएंगी, और दूर दूर होने का मतलब प्रतिकर्षित हो जाएंगी। तो अपन यदि माने कि एक पॉजिटिव चार्ज की छड़ है, एक धनावेशित छड़ है XY, इसका संपर्क अपन किससे करवाते हैं, इस पट्टिका से करवाते हैं। इस पट्टिका से जब इस छड़ का संपर्क करवाया जाता है तो ये धातु की छड़ है, धातु की पट्टिका है, तो धातु की पट्टिका पर भी क्या, कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ये प्लस चार्ज इस चालक तार, धातु का तार है, से होता हुआ क्या होगा, इन पट्टिकाओं पर आ जाएगा। और जैसे ही इन पट्टिकाओं पर आएगा तो ये प्लस और ये प्लस दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या होगी, इस तरफ खुल जाएंगी, ये पत्तियां क्या होंगी, खुल जाएंगी। और पत्तियों के बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। जब इस छड़ को, धनावेश छड़ को इस पट्टिका से संपर्क कराया गया तो छड़ से धनावेश पट्टिका पर आ गया, धातु की पट्टिका है तो इस पर आ गया, और फिर धातु के तार से होता हुआ इन पत्तियों पर आ गया। जैसे ही पत्तियों पर आया तो दोनों पत्तियां क्या है, खुल गई, क्योंकि दोनों पर धनावेश आ गया और दोनों धनावेश प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर गए और दोनों पत्तियां खुल गई, जिसके कारण इनके मध्य कौन सा फोर्स लग गया, प्रतिकर्षण का फोर्स लग गया। अब यदि अपन को नेगेटिव चार्ज देना हो पत्तियों को तो अपन क्या करेंगे, यही वाली पट्टिका है, मान ली एक दूसरी पट्टिका है जिस पर ये नेगेटिव चार्ज है, XY छड़ है, पहले पॉजिटिव वाली ली थी, अब नेगेटिव वाली ली है, तो इस पट्टिका पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज इस तार से होता हुआ पत्तियों पर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज तार पर आ गया और तार से होता हुआ इन दोनों पत्तियों पर आ जाएगा। पहले दोनों तरफ प्लस प्लस चार्ज थे, अब दोनों तरफ माइनस माइनस चार्ज है। इस वाली कंडीशन पर भी क्या है, पत्तियां खुल जाएंगी और प्रतिकर्षित हो जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज इस विधि द्वारा दिया गया तो पत्तियां खुलती हैं, प्रतिकर्षण बल महसूस करती हैं। जब नेगेटिव चार्ज दिया गया तो पत्तियां खुलती हैं और उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दोनों ही आवेशों के कारण पत्तियां खुलती है और प्रतिकर्षण बल उनके मध्य लगता है। तो इस विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा अपन ये नहीं बता सकते कि इन पत्तियों को कौन सा आवेश दिया गया है। भाई अपने को, जैसे मान लो अपने पास एक ग्लास की छड़ है,
तो अपने को ये और ये इनको रगड़ा और देखा कि ये कागज के टुकड़ों को उठा रही है, लेकिन अपने को ये थोड़ी पता है कि ग्लास पर पॉजिटिव है कि अभी नेगेटिव है। अभी के लिए नहीं पता कि इस पर प्लस है कि माइनस है, लेकिन इसने कागज के टुकड़ों को उठा लिया। उसी प्रकार से इसको चार्ज करके लेकर आए, इस पर प्लस है कि माइनस है ये नहीं पता, लेकिन जो भी चार्ज है वो धातु की पट्टिका पर आया, तार से होता हुआ इन पत्तियों पर आया और समान चार्ज होने के कारण ये प्रतिकर्षित कर गया और ये पत्तियां फैल गई। अब मान लो यहाँ पर ग्लास है, ग्लास का टुकड़ा लाया, चार्ज दोनों चार्ज है, पट्टिका से संपर्क कराया, पत्तियां खुल गई। प्लास्टिक की छड़ लाई, संपर्क करवाया, पत्तियां खुल गई। दोनों ही कंडीशन में पत्तियां खुल रही है, लेकिन ये तो नहीं पता कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। यानी ये गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप आवेश की प्रकृति का पता नहीं लगा सकता, आवेश की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता। तो विसवर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा आवेश की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता है। दोनों ही सिचुएशन में पत्तियां क्या है, खुलती हैं और प्रतिकर्षण बल महसूस करती है। इसको लकड़ी के आधार पर क्यों रखा गया है? क्योंकि यदि लकड़ी के आधार पर नहीं रखेंगे तो ये चार्ज जो है वो भूमि के संपर्क में आकर के भूमि में चला जाता है, तो इसलिए कुचालक स्टैंड पर इसको रखा गया है, कुचालक स्टैंड पर इसको रखा गया है। तो ये था संपर्क विधि द्वारा आवेशन। एक बार फिर से कि जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है उससे आवेशित किया जा सकता है, लेकिन आवेश की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता है कि जो दिया गया चार्ज है वो प्लस है कि माइनस है। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, प्रेरण विधि या प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। प्रेरण विधि का मतलब बिना संपर्क के। पिछले में संपर्क, धातु की पट्टिका से छड़ को संपर्क करवाया गया था, लेकिन इस विधि में बिना संपर्क किए क्या करेंगे, आवेश देंगे या आवेशित किसी वस्तु को करेंगे। जैसे इसमें पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं। पहला केस क्या है कि जैसे मान लो अपने पास एक धातु का गोला है, ये ए है, और एक धातु का गोला है बी, जिसको इसके संपर्क में रखा गया है। दोनों संपर्क में है, दोनों को कुचालक स्टैंड पर रखा है। कुचालक स्टैंड पर रखने का कारण मैं बता चुका हूं कि इसको आवेश दिया जाएगा, वो भूमि में न चला जाए, इसलिए इसको कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। तो ए और बी दो गोले हैं जिनको संपर्क में, आपस में संपर्क में कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। इनके पास एक आवेशित छड़ इनके पास लाते हैं। जैसे मान लो ये प्लस आवेशित छड़ है, अक्ष वायुमात्री, ये धनावेशित छड़ है, इन गोलों के पास ए और बी के पास लाई गई। अब अपन पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, धनावेश ऋणावेश सब विद्यमान होते हैं। तो ये गोला जो है, जो ए गोला है, उसमें भी प्लस माइनस चार्जेस हैं,
तो जब धनावेशित छड़ को इसके संपर्क में लाया जाता है, इसके पास लाया जाता है, संपर्क नहीं करवाना, इसके पास लाया जाता है, तो ये जो प्लस माइनस आवेश है प्रेरण के कारण माइनस आवेश छड़ की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे ही इसके पास लाएगा माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ हो जाएंगे। तो माइनस वाले छड़ की तरफ आ गए, प्लस वाले दोनों संपर्क में है तो प्लस वाले यहां आ जाएंगे, क्योंकि ये भी तो प्लस माइनस से बना है, ये भी प्लस माइनस से बना है। तो माइनस माइनस छड़ की तरफ आ गए, प्लस वाले दूर की तरफ, छड़ से दूर की तरफ आ गए। अब जैसे ही इनको कुचालक दस्ताने पहन करके जैसे ही इनको हटाया जाएगा, अचानक हटाया जाएगा, तो ए गोले पर ऋणावेश और बी गोले पर धनावेश संपूर्ण पृष्ठ पर आ जाएगा। तो जैसे ही इनको हटाया तो ये वाला गोला ए और ये वाला गोला बी, ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। धनावेशित छड़ लाने पर ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस सिरा हो गया। भाई प्रेरण के कारण इसमें जो प्लस माइनस चार्ज थे, आकर्षण बल के कारण प्लस ने क्या किया, इसके अंदर वाले माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और प्लस वाले को प्रतिकर्षण के कारण इसको दूर की तरफ कर दिया। तो माइनस वाले चार्ज इसकी तरफ आ गए, ए की तरफ, और बी की तरफ कौन सा चार्ज चला गया, प्लस। और जैसे ही इनको दोनों को हटाया गया, हटाने पर इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसको लेकर संपूर्ण पृष्ठ पर फैले जाएगा। और जो ए गोला है वो ऋणावेशित हो जाएगा और जो बी गोला है वो धनावेशित हो जाएगा। ए गोला है वो ऋणावेशित हो जाएगा और बी गोला जो है वो धनावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन नेगेटिव चार्ज लें, यहां पर नेगेटिव लें, नेगेटिव छड़, अक्ष वाई प्लस की जगह माइनस लें, तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, जैसे ये माइनस ले लिया, अब क्या होगा कि माइनस है जो इन प्लस माइनस में कौन से वाले को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर कौन से को आकर्षित करेगा, प्लस वाले को आकर्षित करेगा। तो ए वाले सिरे के पास वाला सिरा कौन सा आ गया, छड़ के पास वाला सिरा प्लस आ गया, और बी के दूर वाला जो सिरा है वो कौन सा हो जाएगा, प्रेरण के कारण नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और ये नेगेटिव वाला है ये इस नेगेटिव को प्रतिकर्षित कर देगा। तो ए पर पॉजिटिव आ गया और बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही इनको दोनों को हटाएंगे तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ए वाला गोला है वो धनावेशित और बी वाला जो गोला है वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो प्रेरण के कारण इन गोलों में जो प्लस माइनस चार्ज हैं वो अट्रैक्ट हुए, बी वाला प्रतिकर्षित हुआ, यानी माइनस के कारण प्लस वाला आकर्षित हो गया, माइनस वाला प्रतिकर्षित हो गया। जैसे इनको हटाया ये जो प्लस चार्ज है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल गया और ये जो माइनस चार्ज है वो बी वाले गोले पर संपूर्ण पृष्ठ पर फैल गया। तो इस प्रकार से अपन ए और बी गोला है उसको धनावेशित और ऋणावेशित दोनों कर सकते हैं। दूसरा केस, केस सेकंड क्या है कि जैसे एक गोला है, ये गोला ए है जिसे कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। एक धनावेशित छड़ इसके पास लाते हैं, अक्ष वाई मान लिया, अक्ष वाई मान लिया, एक अक्ष वाई धनावेशित छड़ है, ए गोले के पास लाया गया है जो एक कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। किस पर रखा गया है, कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। गोला किससे बना है, प्लस माइनस चार्ज से,
तो प्रेरण के कारण ये वाला जो सिरा है, छड़ के पास वाला सिरा माइनस और छड़ से दूर वाला सिरा कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। छड़ के पास वाला सिरा माइनस प्रेरण के कारण, क्योंकि ये प्लस है, वो अंदर वाले माइनस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और अंदर वाले प्लस को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये माइनस चार्ज है, इसके कारण अट्रैक्ट होने के कारण जो छड़ के पास वाला जो सिरा है वो ऋणावेशित और छड़ के दूर वाला सिरा है वो धनावेशित हो जाएगा। और फिर जैसे ही इसको हाथ से छुआ जाएगा, इस गोले को हाथ से छुआ जाएगा, तो छूने के कारण ये जो धनावेश है वो भूमि में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है या भूमि जो है एक धनावेशित गोले के रूप में है। तो ये धनावेश कहां चला गया, यहां से होते हुए भूमि में चला गया। अब गोले पर चार्ज कौन सा बचा है, गोला हो गया ऋणावेशित, गोला हो गया ऋणावेशित। तो प्रेरण के कारण प्लस माइनस एक दूसरे को अलग अलग हो गए। ये प्लस, इस प्लस ने इस माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, प्लस को दूर की तरफ प्रतिकर्षित कर दिया, और इस प्लस को अपने हाथ से छुआ, तो ये आवेश क्या हो गया, हाथ से होते हुए भूमि में चला गया। कौन सा चार्ज बच गया, माइनस, और ये जो माइनस चार्ज है इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल गया। इसी प्रकार एक नेगेटिव चार्ज वाली छड़ अक्ष वाई गोले के पास लाई गई, गोला कौन सा है, बी मान लो, कुछ अलग स्टैंड पर रखा है, ये माइनस चार्ज है, इसको आकर्षित करेगा प्लस, तो छड़ के पास वाला जो सिरा है वो धनावेशित होगा और दूर वाला जो सिरा है वो ऋणावेशित होगा। जैसे ही इसको हाथ से छुआ जाएगा, ये जो ऋणावेश है ये हाथ से होता हुआ कहां चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा, और ये जो गोला है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और ये धनावेश जो है इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो प्रेरण विधि में अपन ने दो केस पढ़े। पहला, माइनस चार्ज लाने पर ए और बी गोले को संपर्क में रखा, जैसे ही इनको हटाया जो प्लस चार्ज है इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आ गया, माइनस चार्ज है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आ गया। मतलब एक ही टाइम में अपन ने दोनों चार्ज से दो बॉडीज को दे दिए। फिर केस सेकंड में अपन ने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ किसी गोले के पास लाने पर प्रेरण के कारण उसका एक सिरा नेगेटिव हो जाता है, उसके पास वाला सिरा ऋणावेशित और दूर वाला सिरा धनात्मक हो गया। तो जैसे इसको छुआ तो संपर्क जैसे ही करते ही तो ये संपूर्ण जो धनावेश है ये क्या है, हाथ से होते हुए, अपने बॉडी से होते हुए भूमि में चला जाता है, और ये जो ऋणावेश जो बचता है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, और गोला ए जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। उसी प्रकार जब ऋणावेशित छड़ को गोले बी के पास लाया गया तो इसके पास वाला सिरा धनावेशित और दूर वाला सिरा ऋणावेशित, क्योंकि ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस को प्रतिकर्षित करेगा यानी रिपल करेगा। तो जैसे इसको छुआ जाएगा तो ये जो ऋणावेश है ये अपनी बॉडी से होते हुए भूमि में चला जाएगा, और जो बॉडी बी है या जो गोला बी है उस पर धनावेश है वो संपूर्ण आवेश पर, संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो अपन ने तीन विधियां पढ़ी, कौन कौन सी, रबिंग मेथड पढ़ा कि यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास का ट्रांसफर भी होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मतलब चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज कितना हुआ 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम यदि एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसका द्रव्यमान का ट्रांसफर भी हुआ है। द्रव्यमान कितना 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास का ट्रांसफर भी होगा। तो ये थी अपनी तीन विधियां, घर्षण विधि, संपर्क विधि और प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना या आवेशन की तीनों विधियां। अब अपन चार्ज के कुछ सिंबल्स या कुछ यूनिट्स की बात करते हैं।
चार्ज। क्या है चार्ज? फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी एक पदार्थ का क्या है, गुण है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो पदार्थ का क्या है, ये गुण है। तो आवेश क्या हो गया, पदार्थ का एक गुण हो गया। चार्ज का जो सिंबल है वो लिया जाता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट जो है वो होती है कूलाम, जिसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, कूलाम। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में 3 पद्धतियां होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, मैकेसे, सेगेसे और फेपेसे पद्धति। सीजीएस की बात करें, सीजीएस में इसका जो एक यूनिट है, इकाई जो है वो होती है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या है, इसका चार्ज का कूलाम है, जिसे अपन सी से लिखते हैं। सिंबल हो गया क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। और जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में ही इसका एक मात्रक और है, जिसे अपन ईएसयू के नाम से बोलते हैं, स्थिर विद्युत इकाई, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन जिसको बोलते हैं, फ्रैंकलिन, जिसको किससे लिखते हैं अपन, कैपिटल एफ स्मॉल आर, एफ आर से लिखते हैं। सीजीएस पद्धति में ही स्टेट कूलाम है, और इस सीजीएस पद्धति में इसका एक और मात्रक है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन, एफ आर से लिखते हैं। फ्रैंकलिन या स्थिर विद्युत इकाई जो है, ये इसकी सबसे छोटा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक या सबसे छोटी इकाई जिसको बोलते हैं, कौन सा है, फ्रैंकलिन है। सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है, जिसको अपन कैपिटल सी से लिखते हैं। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में इसका एक और मात्रक होता है ईएसयू, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको बोलते हैं, या स्थिर विद्युत इकाई जिसको बोलते हैं, या जिसको फ्रैंकलिन, कैपिटल एफ स्मॉल आर, एफ आर से लिखते हैं। स्थिर विद्युत इकाई जो है या फ्रैंकलिन जो है वो आवेश की सबसे छोटे और छोटा मात्रक होता है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो फेराडे होता है, फेराडे, जिसको अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से लिखते हैं। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। कितना होता है, 96,500 कूलाम। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। तो फेराडे है, फ्रैंकलिन है, कूलाम है, ये सब क्या है, आवेश की या चार्ज की यूनिट्स हैं, इकाई। इसी प्रकार छोटी छोटी इकाइयां भी है, जैसे अपन बात करें मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम,
नैनो गुलाम, जैसे 1 मिली गुलाम किसके बराबर होगा 10 की पावर -3 गुलाम के बराबर। 1 माइक्रो गुलाम की बात करें 10 की पावर -6 गुलाम के बराबर। 1 नैनो गुलाम की बात करें तो 10 की पावर -9 गुलाम के बराबर। ये क्या है, इसकी छोटी छोटी इकाइयां हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे किसी बॉडी को, जैसे एक सिस्टम है, उस सिस्टम को 5 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है, तो इस माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कैसे करेंगे। जैसे किसी बॉडी है, उसको 5 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है, तो ये इसको कूलम में कैसे चेंज करेंगे 5 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम, कूलम -6, ये कूलम में आ गए। यदि 2 नैनो कूलम दिया गया है, 2 नैनो कूलम हो तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 10 की पावर -9 कूलम। ये क्या आ गया नैनो कूलम कूलम में, माइक्रो कूलम कूलम में। और यदि मिली कूलम की बात भी कर लें तो जैसे 8 मिली कूलम की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा 8 × 10 की पावर -3 कूलम। इसको क्या है मिली कूलम को, माइक्रो कूलम को या नैनो कूलम को कूलम में चेंज कर सकते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है